गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के 5वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। और इस सत्र में, पिछले सत्र में जैसा हमने देखा कि हमने व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया कि व्यक्तित्व क्या होता है, कौन कौन से जो कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहला सिद्धांत फ्राइड का साइको एनालिटिक थियरी के बारे में हमने देखा था पिछले सत्र में। अब इस सत्र में जो है हम न्यू फ्राइडियंस यानी जो फ्राइड के ही फॉलोअर्स थे लेकिन उन्होंने कुछ अपने अलग सिद्धांत फ्राइड से कुछ अलग करके बनाया, उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यू फ्राइडियंस हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अपने तरीके से परिभाषित किया है और कौन कौन से कंपोनेंट्स को उन्होंने जो है अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले जो न्यू फ्राइडियंस थे उन्होंने फ्राइड को ही फॉलो करते हुए, फ्राइड को ही एक अनुसरण करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जैविक कारक तो महत्वपूर्ण होते ही हैं व्यक्तित्व के लिए, लेकिन जो पर्यावरणीय कारक है उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण आप भूमिका अदा करते हैं व्यक्तित्व को बनाने में। तो न्यू फ्राइडियंस ने जो है वो फ्राइड को ही का ही अनुसरण किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ अपने एक अलग सिद्धांत को फ्राइड से अलग हट करके कुछ दिखाया। तो इसमें सबसे पहले जो न्यू फ्राइडियंस थे उनका नाम एल्फ्रेड एडलर है, जिन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिनके सिद्धांत को हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी या व्यक्तित्व का मनोविज्ञान भी बोलते हैं। तो जो एल्फ्रेड एडलर थी वो एक ऑस्ट्रेलियन मेडिकल डॉक्टर थी और उन्होंने ये कहा कि अगर पर्सनालिटी को यानी व्यक्तित्व को हमें जो है के लिए जो हमारे सामाजिक कारक है और साथ ही साथ जो हमारे अंतर व्यक्तिक संबंध है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी के भी व्यक्तित्व को बनाने के लिए। तो यानी जो एडलर थी उन्होंने दो महत्वपूर्ण कारकों पर बल डाला, एक था सामाजिक कारक और दूसरा था कि अंतर व्यक्तिक संबंध यानी जो हम दूसरों के साथ जो संबंध बनाते हैं उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। उन्होंने कहा कि जो हर एक व्यक्ति जो है वो हमेशा एक श्रेष्ठता की भावना को जो है वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है, वो प्रभुत्व पाना चाहता है और हमेशा वो जो हीन भावना होती है उसको कम करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो अपनी एक जीवन शैली बनाता है जो कि उसके लिए बहुत अर्थपूर्ण होता है और वही उसकी जो व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्तित्व है के लिए जो हमारे पहले के जो हमारे
गुड मॉर्निंग लर्नर्स। फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के 5वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले सत्र में हमने जो देखा कि व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने अपने तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत हमने देखा था वो सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यक्तित्व के निर्माण में जैविक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है व्यक्तित्व को बनाने में, और जो हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। अब फ्राइड से ही आगे बढ़ते हुए हम कुछ न्यू फ्राइडियंस आए जो कि फ्राइड के ही फॉलोअर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में कुछ अलग तरीके से उसको परिभाषित किया, और लेकिन वो बहुत कुछ फ्राइड का ही अनुसरण करते हुए आगे बढ़े थे। तो जो न्यू फ्राइडियंस थे उन्होंने फ्राइड के अनकॉन्शियस माइंड और इन सबको उन्होंने अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया, लेकिन उनका ये मानना था कि जैविक कारक तो महत्वपूर्ण होते ही हैं व्यक्तित्व के निर्माण में, लेकिन जो हमारे पर्यावरणीय कारक या सामाजिक कारक है उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे व्यक्तित्व को बनाने में। तो जो सबसे पहले न्यू फ्राइडियन है इसमें उनका नाम है एल्फ्रेड एडलर, जिनकी साइकोलॉजी को, जिनके सिद्धांत को हम जो है वो व्यक्तित्व सिद्धांत भी बोलते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो जो एल्फ्रेड एडलर थे वो एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर थे, और उन्होंने ये बताया कि जो पर्सनालिटी है यानी व्यक्तित्व के लिए हमारे जो सामाजिक कारक और साथ ही साथ जो हमारा अंतर व्यक्तिगत संबंध है यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यक्तित्व को बनाने में। और इन्हीं दो कारकों से उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया, जिसमें से पहला कारक था सामाजिक कारक और दूसरा कारक था हमारा अंतर व्यक्तिगत संबंध। उन्होंने ये कहा कि जो हर एक व्यक्ति है वो हमेशा श्रेष्ठता की भावना को पाना चाहता है और अपनी हीनता की भावना को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। और उन्होंने कहा कि जो हर एक व्यक्ति है उसका एक अपना जीवन जीने का तरीका है, उसकी एक अपनी जीवन शैली है और जो उसको एक अपने जीवन के लिए एक अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए, और उन्होंने जितने भी जो हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव है उनको व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने ये कहा कि अगर हम बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, अगर हम उसको इनकरेज करते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे में जो है एक तरीके से उसको मोटिवेट करता है, उसको प्रेरणा करता है कि वो अच्छे तरीके से लोगों के साथ जो है वो अपना संबंध बनाए और बहुत ही सहयोग करे दूसरों के साथ संबंध बनाने में। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को जो है डिस्करेज करते हैं, अगर हम उस बच्चे को प्रोत्साहन नहीं देते, तो उसके अंदर जो है वो एक तरीके से एक अनहेल्दी कंपटीशन जो है वो डेवलप होता है, यानी वो लोगों के साथ जो है वो सहयोग करके जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें जो है किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो हमें सामाजिक कारकों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारक हैं जो व्यक्ति के निर्माण के लिए जरूरी है। एडलर ने इस बात पर बहुत ज्यादा बल दिया। उन्होंने ये कहा कि फ्राइड ने जिस तरीके से इंस्टिंक्ट की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इंस्टिंक्ट पर बात करने की बजाय हमें जरूरी है कि हम इस बात पर बात करें कि हमारे अंदर एक बल होता है, एक फोर्स होता है जो भी हमें जो है वो परफेक्शन की तरफ यानी श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने को क्या करता है, प्रेरित करता है। और इसी वजह से जो व्यक्ति है अपना फुल पोटेंशियल देता है उस श्रेष्ठता की भावना को अचीव करने के लिए। उन्होंने इसलिए इनकी थ्योरी में जो है दो जो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट थे या बहुत इम्पोर्टेंट भाग थे। एक था वो हीनता की भावना यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा था श्रेष्ठता की भावना यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एडलर का ये मानना था कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने काम को अपने आप से नहीं कर पाता है, वो औरों पर जो है वो आश्रित होता है और अपने जो भाई बहन है या अपने जो माता पिता है उनसे थोड़ा कम होता है यानी नीचे की होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है हीनता की भावना आती है, जो कि बहुत ही इन्नेट है यानी बहुत ही आप जन्मजात है और बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐसी भावना बच्चे में आएगी, क्योंकि उस समय बच्चा जो है वो अपने काम के लिए दूसरों पर क्या है, आश्रित है। तो एडलर ने ये कहा कि अगर चाइल्ड ये चाहता है, अगर बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी हीनता की भावना से उबर जाए, उसे उठे, तो वो जो है
सक्सेस की तरफ यानी सफलता की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और अगर वो इस हीनता की भावना को कम कर लेता है तो एक तरीके से उस बच्चे में एक मध्यम स्तर का जो विकास है वो उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि अगर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स यानी जो हीनता की भावना है वो अगर समय पर जो है वो कंपनसेट नहीं हो पाती है, या अगर बच्चा जो है उसको जो है वो उससे ओवरकम नहीं हो पाता है, तो ये जो फीलिंग है एक तरीके से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को क्या करती है, जन्म करती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चीजें ओवर कंपनसेट हो जाए, ऐसी फीलिंग्स ओवर कंपनसेट हो जाए, तो वो एक तरीके से उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को यानी श्रेष्ठता की भावना को क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो फ्राइड जो एडलर थे उनके सिद्धांत में दो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग थे वो यही थे। एक थी हीनता की भावना कि किस तरीके से बच्चे में हीनता की भावना आती है, और जब इस तरह की फीलिंग्स को जो है वो कंपनसेट ओवर कंपनसेट हो जाती है यानी बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोग जब ध्यान दे जाते हैं तो वो श्रेष्ठता की भावना में जो है वो उसका स्थानांतरण हो जाता है, दैट इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से दो और महत्वपूर्ण जो है वो भाग थे एडलर की थ्योरी में। इसमें था, एक था सिबलिंग राइवलरी यानी जब जो है भाई बहन जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और दूसरा था कि जन्म का स्तर यानी बर्थ ऑर्डर, बच्चे का जन्म का क्या ऑर्डर है, क्या स्तर है। तो सिबलिंग राइवलरी में तो उन्होंने ये कहा कि जब कोई नया बच्चा जो है वो घर में आ जाता है, तो जो पुराना बच्चा है वो जो है अपने माँ बाप का जो अटेंशन पाना चाहता है, उनसे लव पाना चाहता है, वही अटेंशन और वही प्यार पाना चाहता है जो उसको पहले मिल रहा होता है। क्योंकि नए बच्चे के आने की वजह से जो है वो माँ बाप का जो माता पिता का जो ध्यान है वो उस बच्चे पर भी चला जाता है। तो एक तरीके से दोनों बच्चों में जो है वो एक राइवलरी यानी एक दुश्मनी जो है वो दिखाई देने लग जाती है, जिसको उन्होंने सिबलिंग राइवलरी कहा कि उनमें लड़ाई झगड़ा भाई बहनों में दिखाई दे जाता है। और इसी तरीके से जो जन्म का स्तर है वो भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है एडलर ने। तो जन्म स्तर में जो पहला बच्चा है, जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, जिसका पहले क्रम पर जन्म हुआ है, तो एडलर ने कहा कि ऐसे बच्चे जो है वो बहुत ही ओबीडियंट होते हैं यानी बहुत कहना मानते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे बच्चों को उन्होंने इस तरीके से जो है वो ऐसी विशेषताएं बताई हैं। जो बच्चा दूसरे क्रम पर पैदा होता है वो बहुत ही सोशल होता है, उसका सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा माना गया है। और जो बच्चा जो है वो तीसरे स्तर पर होता है, क्रम पर होता है, वो बच्चा जो है उसमें थोड़ी सी कंपटीशन की भावना यानी प्रतियोगिता की भावना कम होती है, लेकिन उस बच्चे में भी जो है सोशल रिलेशनशिप या सिक्योरिटी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो नियो फ्राइडेन में जो पहला सिद्धांत है, क्योंकि नियो फ्राइडेन जितने भी हम पढ़ेंगे उन्होंने जो है वो सामाजिक कारकों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और जिसमें से एडलर ने जो है वो सबसे ज्यादा सामाजिक कारक और अंतर्व्यक्ति संबंध को कि हम दूसरे के साथ किस तरीके से अपने संबंध को स्थापित करते हैं उसको महत्वपूर्ण माना। और जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी थियरी में जो है भाग थे, एक था इन्फिनिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता की भावना और श्रेष्ठता की भावना, और दूसरा था सिबलिंग राइवलरी यानी भाई बहन का झगड़ा, और जन्म का क्रम कि बच्चा किस जन्म क्रम में हमको दिखाई देता है। इसी नियो फ्राइडेन के उसमें आगे बढ़ते हुए जो दूसरे जिनका सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कार्ल यूंग का Mighty is सिद्धांत, जो कि transaction. एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और कार्ल यूंग क्योंकि सिगमंड फ्राइड के ही जो थे वो फ्रेंड थे, दोस्त थे, और उन्होंने फ्राइड को ही फॉलो करते हुए, उनका ही अनुसरण करते हुए उन्होंने जो है अपने सिद्धांत को स्थापित किया। और कार्ल यूंग जो है उन्होंने भी अनकॉन्शियस जो माइंड के बारे में जो सिगमंड फ्राइड ने बात किया था उसको भी माना, लेकिन उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड का एक एक्सटेंडेड फॉर्म यानी एक बढ़ता हुआ फॉर्म जो है अपनी थ्योरी में दिखाने की कोशिश की। क्योंकि यूंग ने बोला कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जिसमें हमारी सारी सेक्सुअल डिजायर्स, जितने भी हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव हैं, और जितने भी हमारे जो है अनएथिकल यानी इमोरल अनैतिक हमारे जो अनुभव है वो हमें अनकॉन्शियस माइंड में देखने को मिलते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे व्यक्तित्व के लिए एक स्टोर हाउस यानी जो एक एनर्जी का काम करते हैं, ऊर्जा का काम करते हैं। इसी को आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा क्योंकि अनकॉन्शियस जो है वो पूरी तरीके से व्यक्तिगत है, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसी अनकॉन्शियस माइंड का जो है एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो अपनी थ्योरी में दिखाया, जिसको उन्होंने कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमें अपने पूर्व जन्मों से मिली हुई हैं, और ये पूर्व जनों के जो अनुभव है जब हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको उन्होंने कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जैसे कि हमें पता है कि हम पूर्व जन्म ये जो हमारे जो पूर्वज हैं
उन्होंने गॉड के लिए यानी भगवान के लिए किस तरीके की एक प्रतिमा बनाई है, इसी तरीके से मदर है उसके लिए किस तरीके की प्रतिमा बनाई है। तो इस तरीके से जो हमें हमें अपने पूर्वजों से मिले हुए हैं, ऐसे अनुभवों को उन्होंने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है और उसको उन्होंने कहा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारे क्या है स्थापित है, इसलिए उसको उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा। ये जो इमेजेस हैं, ये जो हमारी प्रतिमाएं हैं जो कि हमें हमारे दिमाग में स्थापित हैं, जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है, उसको उन्होंने आर्कीटाइप्स कहा। और यूंग ने कहा कि हमें जो है 4 तरह के आर्कीटाइप्स यानी इस तरीके की इमेजेस जो है, प्रतिमाएं जो है हमें व्यक्तित्व में देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली जो आर्कीटाइप है वो है हमारा सेल्फ, यानी हमारा जो अहम है, जो सेल्फ है, वो हमारे लिए सबसे पहला आर्कीटाइप है, जो कि हमें अपने पूर्वजों से इसकी भी एक प्रतिमा हमको मिली हुई है, जिसमें कि हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में लोगों को बताते हैं कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारा क्या सेल्फ है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है पर्सोना, और पर्सोना हमारा एक रियल सेल्फ, जेन्युइन सेल्फ नहीं होता है, लेकिन जो कि हम दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें अपने जो है आर्कीटाइप में ये है सम्मिलित है कार्ल युंग के। दूसरा है कार्ल युंग ने 2 सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भाग दिए अपने युग में, एक था एनिमा और दूसरा था एनिमस। एनिमा उन्होंने कहा कि हर एक जो व्यक्ति है उसमें मेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि दोनों के गुण होते हैं, जैसे स्त्री है तो उनमें स्त्री का गुण ज्यादा प्रभुत्व होता है, तो वो स्त्रियां हम उनको कहते हैं। और जो आदमी है यानी जो पुरुष है, उनमें पुरुष का जो गुण होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है, डोमिनेंट होता है, इसलिए हमें जो है वो पुरुष के रोल में दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्त्री और चाहे पुरुष हो, दोनों में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, स्त्री का भी गुण होता है और पुरुष का भी गुण होता है। तो जब पुरुषों में हमें स्त्री का गुण भी कुछ दिखाई देता है तो उसको उन्होंने एनिमा कहा, और जब स्त्रियों में हमें जो है पुरुषों का भी कुछ साइड दिखाई देता है तो उसको उन्होंने एनिमस कहा। तो इस तरीके से इन्होंने एनिमा और एनिमस 2 आर्कीटाइप्स के बारे में और बताया। और उसके बाद एक आर्कीटाइप और था जिसको कि शैडो यानी जो हमारी जो छाया होती है उसके बारे में उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे व्यक्तित्व का एक डार्कर साइड है, यानी एक अलग तरीके का साइड है, जिसमें कि हमारे जितनी भी हमारी एग्रेसिव यानी जितनी भी आक्रामकता है हमारे अंदर, जो भी हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं और हमारी जो इंफीरियरिटी की फीलिंग है, वो सब इस शैडो में हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये एक तरीके से व्यक्तित्व का एक डार्कर साइड है। तो यूंग की थियरी जो है कि बहुत हद तक जो है वो फ्राइड की थियरी से ही बहुत ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन फिर भी यूंग ने फ्राइड को ही फॉलो करते हुए कुछ अपनी थियरी सिद्धांत को में कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, जिसमें से पहला था कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कुछ आर्कीटाइप्स के बारे में बताया, एक तरीके की प्रतिमाएं जो कि पूर्वजों से मिली हुई हैं, और इन्हीं प्रतिमाओं को हमने इकट्ठा करके कलेक्टिव अनकॉन्शियस को बनाया है। और जिसमें से पहला आर्कीटाइप उन्होंने सेल्फ के बारे में बताया, दूसरा आर्कीटाइप उन्होंने पर्सोना के बारे में बताया कि हमारा ये रियल सेल्फ नहीं होता है जो कि हम लोगों को दिखाते हैं, इट इज नॉट द जेन्युइन सेल्फ, ये हमारा जेन्युइन सेल्फ नहीं है। और एनिमा उन्होंने बताया जो कि एक मेन का जो है फीमेल साइड है जो है उसको उन्होंने एनिमा कहा, और जो पुरुष स्त्रियों का जो एक पुरुष साइड होता है उसको उन्होंने एनिमस कहा। और दूसरा उन्होंने शैडो के बारे में बताया कि जैसे डार्कर साइड, एक डार्कर साइड है हमारी पर्सनालिटी का, जिसमें कि हमारे जितनी भी आक्रामकताएं हैं, जितनी भी हमारी जो है जैविक इंस्टिंक्ट्स हैं, और जितनी भी हमारे जो इंफीरियरिटी की फीलिंग है, हीन भावना की जो हमारी फीलिंग है, वो सब इसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे न्यू फ्राइडेज थे जिन्होंने हमने 2 देखे, एक थे हमारे एडलर और दूसरे थे हमारे कार्ल। इसी तरीके से कुछ और लोगों ने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बताया है और अपने एक अलग उन्होंने जो है अपना व्यू दिया है व्यक्तित्व को समझाने में। तो उसमें सबसे पहले आगे आपके बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी यानी जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिसमें कि स्किनर जो थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जो जितनी भी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं यानी जो व्यवहारात्मक एक उपागम फॉलो करते हैं पर्सनैलिटी का, उनके अनुसार जो पर्सनैलिटी है एक तरीके का बहुत ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको कि परिभाषित करना बहुत आसान नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर हम केवल व्यक्तित्व को आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में अगर हम सिर्फ केवल बताते हैं तो ये बिल्कुल भी व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं करता है।
उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्तित्व को परिभाषित करने में जो हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध है, और साथ ही साथ जो पुनर्बलन जो हम जो रीइंफोर्समेंट की बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी के व्यक्तित्व को समझाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारात्मक सिद्धांत को जो फॉलो करते हैं वो दो एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा बात करते हैं। एक तो कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या संबंध है, और दूसरा कि जो पुनर्बलन है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे व्यक्तित्व को समझाने के लिए। और तीसरा उन्होंने ये सबसे ज्यादा जिस पर बल दिया कि जो हमारी आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो केवल हमारे व्यक्तित्व को समझाने के लिए काफी नहीं है। अगर हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से जानना है तो हमें जो बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारी बाहर की जो मेंटल प्रोसेस है उस पर हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार जो व्यवहार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो हमारे व्यक्तित्व को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रभावित करता है उन व्यवहार की तुलना में जो कि हमें आंतरिक है, जिसको कि हम पूरी तरीके से देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व है एक तरीके से हमारे जो हम विभिन्न उद्दीपकों के प्रति जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सेस हैं, वो उनका जब एक उसको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व का जो है वो उसको उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस तरीके से अगर हम व्यवहारात्मक उपागम को देखें तो उन लोगों ने बाह्य उस पे जो है मानसिक प्रक्रियाओं पर ज्यादा उन्होंने बल डाला। और जबकि अभी अगर हम जब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और नव मनोविश्लेषण सिद्धांत को हमने देखा तो उन्होंने केवल अनकॉन्शियस माइंड पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल डाला। उसके बाद इसी व्यक्तित्व के सिद्धांत में आगे बढ़ते हुए कुछ और उपागम आए जिन्होंने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिसमें से एक थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, यानी जो मानवतावाद उपागम है व्यक्तित्व का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम है व्यक्तित्व को समझाने के लिए। और उसमें हम जो है दो जो सिद्धांतवादी हैं कार्ल रॉजर्स और एक है हमारे अब्राहम मास्लो, इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अगर हम मानवतावादी जो उपागम है अगर हम उसको ध्यान से देखें या उनका केंद्र बिंदु जो है उसको देखें तो वो लोग हमेशा ये मानते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही अच्छा है, ह्यूमंस आर वेरी गुड, और जो व्यक्ति की जो पोटेंशियलिटी है यानी जो उसकी क्षमताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें मानवतावादी तो इन्होंने व्यक्तित्व का कोई भी जो है ऋणात्मक पक्ष जो है वो उसको नहीं बताया, उन्होंने हमेशा व्यक्तित्व को जो है एक धनात्मक पक्ष के रूप में जो है वो दिखाया है। और जिसमें उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने बल दिया कि अगर वो अपनी पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी को पहचानता है तो वो कोई भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम सबसे पहले कार्ल रॉजर्स की बात करते हैं। तो कार्ल रॉजर्स का यही व्यू था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य की तरफ उन्मुख होता है, उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। और उन्होंने जो है कार्ल रॉजर्स ने जो है वो एक पूर्ण व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बल डाला है कि जो जो पूर्ण व्यक्ति होता है उसको ही हमें समझना बहुत जरूरी है। अब इनके सिद्धांत में जो है वो कुछ जो भाग थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें से सबसे पहला उन्होंने बताया कि फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड। फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का जो है वो अपने एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव के अनुसार एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिस क्षेत्र के बारे में केवल उसको ही पता होता है, दूसरे किसी व्यक्ति को पता नहीं चल सकता। तो इस क्षेत्र को उन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड कहा, जो कि उसने अपने अनुभव के आधार पर उस क्षेत्र को बनाया है। इसी तरीके से उन्होंने जो है कार्ल रॉजर्स ने जो है वो सेल्फ की यानी आत्मा की बहुत ज्यादा बात की थी कि सेल्फ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए। और उन्होंने दो तरीके से सेल्फ को जो है अपने सिद्धांत में दो तरीके से उसको बांटा है। एक को उन्होंने कहा आइडियल सेल्फ और दूसरे को उन्होंने कहा रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ हमारा वो सेल्फ है कि जब हम किसी के तरह बनना चाहते हैं, जब हम किसी को का अनुसरण करते हैं वो उसके अनुसार बनना चाहते हैं, जो हमारे लिए एक तरीके से आइडियल होता है उसकी तरह अगर हम बनना चाहते हैं तो उसको उन्होंने आइडियल सेल्फ कहा। और रियल सेल्फ जो हम एग्जैक्टली होते हैं, जो हम बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को दिखा रहे होते हैं, वो है आपका रियल सेल्फ। तो उन्होंने एक चीज और कही कि अगर हमारे आइडियल सेल्फ जिस तरह के हम बनना चाहते हैं और जो हम हैं अगर उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर बढ़ जाएगा तो एक तरीके से हमारे पर्सनालिटी में इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, यानी
जो है बिल्कुल विभाजित तरीके से हमारा व्यक्तित्व दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बिल्कुल भी दोनों बिल्कुल बटे हुए नहीं है, सटे हुए हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी हमारा जो सेल्फ होगा वो बहुत ही पर्सनैलिटी होगी या व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और एक हेल्दी पर्सनैलिटी हम उसको करेंगे। तो रॉजर ने ये कहा कि अगर हमारे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी होती है, यानी हम बिल्कुल एक दूसरे से वो जो है ओवरलैप होते हैं, तो ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति को बनाता है, यानी व्यक्ति जो है अपने बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसकी क्या पोटेंशियलिटी और क्या कैपेबिलिटी है, और वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यानी को मैक्सिमम तरीके से यूज कर ले जाता है, उसका उपयोग कर ले जाता है। और इस तरीके के व्यक्ति को कार्ल रॉजर्स ने फुली फंक्शनिंग पर्सन कहा, जो कि पूरी तरीके से तैयार है अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करने के, लेकिन वो उस स्थिति में आएगा जब उसका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों के बीच में कोई भी बहुत ज्यादा विभाजित गैप नहीं दिखेगा, यानी दोनों एक दूसरे से सटे हुए दिखाई देंगे, ओवरलैप दिखाई देंगे, यानी जो हम बनना चाहते हैं और हम जो है उनमें हमें बहुत ज्यादा तालमेल अगर हमें देखने को मिलता है, कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि हम एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। और ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन को, व्यक्ति को कार्ल रॉजर्स ने जो है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन कहा। तो इस तरीके से कार्ल रॉजर के जो सिद्धांत को हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो है कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तित्व के लिए। अब उन्होंने एक और बात कही कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी जो बाह्य वातावरण होता है वो हमारे कॉन्ग्रुएंसी की स्टेट को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। और अगर हम ये कहें कि अगर हम व्यक्ति को जो है उसी तरीके से एक्सेप्ट करें जिस तरीके से वो है, बिना उसमें कोई भी इफ और बट लगाए हुए, यानी उसको हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, तो वो अपनी वर्थ को समझता है, अपने महत्व को समझता है, और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब रॉजर्स ने ये भी कहा कि जो बाह्य वातावरण है, पर्यावरणीय कारक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए। और अगर हम व्यक्ति को केवल उसी तरीके से हम उसको एक्सेप्ट कर ले जिस तरीके से वो है, बिना उसमें कुछ भी कंडीशन लगाए हुए, जिसको कि उन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहा, अगर हम उसी तरीके से व्यक्ति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ या फुली फंक्शनिंग पर्सन की तरफ क्या करता है, बढ़ाता है। तो रॉजर के सिद्धांत को अगर हम ध्यान से देखें तो उनके सिद्धांत में जो है उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भागों को अपने सिद्धांत में बताया है। एक उन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड के बारे में बताया, दूसरा उन्होंने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में बताया, कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया, और उन्होंने जो है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बताया, और किस तरीके से जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है अगर वो उसमें कॉन्ग्रुएंसी है तो हम किस तरीके से फुली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में करते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी ह्यूमनिस्टिक उपागम में आगे बढ़ते हुए, मानवतावादी उपागम में आगे बढ़ते हुए, जो एक और मनोवैज्ञानिक जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है व्यक्तित्व को समझाने के लिए, वो है हमारी मैस्लो की थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी थी, जो कि आपने पहले भी पिछले सत्र में आपने देखा है, नीड हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ी थी उनकी। इसी में उन्होंने एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की थी कि सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वो होते हैं जो कि अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, और उनको पता होता है कि उनकी क्या क्षमताएं हैं और उनकी क्या जो है क्षमताएं नहीं है, क्या चीज वो अचीव कर सकते हैं और क्या चीज वो अचीव नहीं कर सकते हैं, यानी क्या उनकी शक्ति है और क्या उनकी वीकनेस है, ये उनको अच्छी तरीके से पता होता है। तो इसी तरीके से जो मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में उन्होंने जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं, जिनको ये पता, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती है जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो उनकी पहली विशेषता ये होती है कि वो बहुत ही अनुभव के लिए बहुत ही ओपन होते हैं, नए नए अनुभवों को अपने अंदर जो है वो लाने की कोशिश करते हैं, और वो कोई भी अगर काम करते हैं तो वो सेल्फलेसली करते हैं, यानी केवल अपने लिए नहीं करते हैं, अपने स्वतः के लिए नहीं करते हैं। उनका किसी भी काम में जो है फुल कंसंट्रेशन होता है, पूरा ध्यान देकर के वो काम करते हैं। वो एक बहुत ही हार्मोनियस, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि खुश होकर के जो है किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो ये कुछ और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं, जिनको ये पता होता है कि उनकी क्या पोटेंशियलिटी है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, और कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको कहती है कि हाँ ये सेल्फ एक्चुअलाइजर है और ये सेल्फ एक्चुअलाइजर नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया है अब्राहम मास्लो ने अपनी थ्योरी में। तो इस तरीके से अगर हमने ह्यूमरिस्टिक अप्रोच को हमने देखा, तो हमने ये देखा कि इन लोगों ने मानव की जो है एक अच्छी साइड को प्रेजेंट किया है, एक बेहतर साइड को प्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि अगर उसकी पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी को हम उससे अवगत कराएं तो वो कुछ भी कर सकता है अपने जीवन काल में। अब पर्सनालिटी थ्योरी में व्यक्तित्व के सिद्धांत में अगर हम आगे बढ़े तो कुछ और थियरीज हैं जो व्यक्तित्व को बताती हैं, जिसमें से सबसे पहला जो थ्योरी है दैट इज ट्रेड थ्योरी, शील गुण का सिद्धांत है। और शील गुण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यक्ति को समझाने के लिए। तो इस तरीके से शील गुण के ऊपर जो है वो बहुत मनोवैज्ञानिकों ने काम किया है और कई तरह के शील गुण बताए हैं जो कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो थियरिस्ट हैं, जो सिद्धांतवादी है, उनका नाम है ऑलपोर्ट है। और ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि ऑलपोर्ट ने अपने थ्योरी में जो है अपने सिद्धांत में कुछ शील गुणों के बारे में बताया है। तो ऑलपोर्ट जो है में सबसे पहला उन्होंने जो शील गुण है उनको 3 भाग में विभाजित किया। एक पहला भाग था कार्डिनल ट्रेट, दूसरा उन्होंने कहा सेंट्रल ट्रेट, और तीसरा उन्होंने कहा सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं वो उन्होंने ऐसे ट्रेट्स कहा जो कि हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें अपना जो है वो प्रभुत्व बना के रखते हैं, और हमारा जो व्यक्तित्व होता है इन ट्रेट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यानी उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है, जिनके अंदर कार्डिनल ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है, उनके अंदर जो है उनकी पूरा व्यक्तित्व इसी ट्रेट से क्या हो रहा होता है, प्रभावित हो रहा होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे महात्मा गांधी थे तो उनमें अहिंसा का एक कार्डिनल ट्रेट था, और उनके व्यक्तित्व में वो अहिंसावाद जो थी वो दिखाई देती थी। तो इस तरीके के जो ट्रेट्स होते हैं, जो शील गुण होते हैं, उसको उन्होंने कार्डिनल ट्रेट कहा, जिससे कि जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से उसी से ही प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से कार्डिनल ट्रेट को उन्होंने मास्टर कंट्रोलर ऑफ द पर्सनालिटी कहा है, कि जो हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से अपने अंदर कंट्रोल कर ले गई है, नियंत्रित कर ले गई है, उसको उन्होंने कार्डिनल ट्रेट कहा। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी में जैसे कि अहिंसा का जो है वो एक था कार्डिनल ट्रेट। इसी तरीके से मदर टेरेसा में जो है वो लोगों को हेल्प करने का जो आर्टिस्टिक बिहेवियर था वो उनके अंदर कार्डिनल ट्रेट था, और उनकी जो व्यक्तित्व है उसी से वो नियंत्रित हो रही थी। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल ट्रेट के बारे में बात की। कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं यानी जो कि हर एक पर्सन में, उसी संस्कृति के लोगों में हमें दिखाई दे जाते हैं। कुछ ऐसे 5 और 10 ट्रेट हैं, शील गुण है, जो कि हमें व्यक्ति में दिखाई दे ही जाते हैं, जिसको कि हर एक व्यक्ति में दिखाई दे जाते हैं, जिसको उन्होंने सेंट्रल ट्रेट कहा। जैसे कि अगर हम उसका उदाहरण लें तो इंटेलिजेंट होना, या एग्रेसिव होना, या लॉयल होना, या बहुत ही मित्रता दिखाना, तो कुछ ये ऐसे ट्रेट हैं जिसको कि हम केंद्रीय शील गुण बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट एक और ट्रेट के बारे में बात की, जिसको कि सेकेंडरी ट्रेट उन्होंने कहा। तो सेकेंडरी ट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करते, या बहुत ज्यादा हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करते। जैसे कि कुछ लोगों की जीवन शैली अलग होती है, कुछ लोगों के खान पान का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों के कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। तो ये ऐसे शील गुण है जो कि हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो कुछ अलग तरीके से उनकी जीवन शैली है, कुछ की जीवन शैली अलग है, तो इसको उन्होंने सेकेंडरी ट्रेट कहा। तो इस तरीके से ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने ट्रेट्स के बारे में, और ट्रेट क्या है और कैसे परिभाषित किया गया, इसको हम लोग पहले ही सत्र पे देख चुके हैं कि शील गुण क्या होता है। और यहाँ पर हमने सबसे पहला ऑलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत के बारे में हमने उसका वर्णन किया। इसी में शील गुण के सिद्धांत में आगे बढ़ते हुए जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम कैटल था, और कैटल ने भी जो है अपने एक शील गुण का सिद्धांत दिया है। कैटल ने अपने सिद्धांत में सबसे पहले ट्रेड्स को जो है वो 2 तरीके से, शील गुण को 2 तरीके से विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा सोर्स ट्रेड, और दूसरा उन्होंने कहा सरफेस ट्रेड। जो सोर्स ट्रेड होते हैं कैटल के अनुसार कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो सरफेस ट्रेड होते हैं वो थोड़े कम महत्वपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद उन्होंने कैटल ने जो है वो 2 तरीके से और भी ट्रेड्स को जो है वो डिफरेंशिएट किया है, विभाजित किया है। एक को उन्होंने कहा कॉमन ट्रेड, और दूसरा उन्होंने कहा यूनिक ट्रेड। कॉमन ट्रेड्स वो होते हैं जो कि हमें हर
एक ही संस्कृति में बहुत सारे व्यक्तियों में दिखाई देने को मिल जाते हैं। और यूनिक ट्रेड्स होते हैं जो कि हमें केवल किसी कुछ व्यक्ति में अलग अलग ट्रेड्स होते हैं उनको उन्होंने इंडिविजुअल ट्रेड और यूनिक ट्रेड कहा। और जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं वो आपको हमें हर एक व्यक्ति में जो है विभिन्न डिग्री में दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस है, कुछ लोगों की बुद्धि ज्यादा है, किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि जो है मध्यम स्तर की है। तो कॉमन ट्रेड जो है हमें डिफरेंट डिग्रीज में हमें दिखाई दे जाएंगी, अलग अलग तरीके से भी हमें दिखाई दे जाते हैं। और जबकि जो यूनिक ट्रेड्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिग्री में दिखाई दे जाते हैं, किसी का एटीट्यूड अलग है, किसी का इंटरेस्ट अलग है। तो इसको उन्होंने जो कहा कि ये हमारे जो है वो यूनिक ट्रेड्स है। उसके बाद कैटल ने जो है वो ट्रेड्स को फिर और कुछ तरीके से विभाजित किया है। एक को उन्होंने कहा एबिलिटी ट्रेड कि हमें किसी भी कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हमने एबिलिटी ट्रेड कहा। टेम्परामेंट ट्रेड कि हम किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे वो हमारा टेम्परामेंट ट्रेड हो गया। और डायनामिक ट्रेड जो है कि किस तरीके से हमारे जो शिफ्ट है वो परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं, तो उसको उन्होंने डायनामिक ट्रेड कहा। तो एबिलिटी हो गया कि हम किस तरीके से किसी कार्य को करेंगे। टेम्परामेंट करेंगे कि हम किस तरीके से सिचुएशन यानी परिस्थिति के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। और डायनामिक ट्रेड जो है वो हमारे अभिप्रेरण, हमारी रुचि, हमारे एम्बिशन, इन सब ट्रेड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको उन्होंने कहा डायनामिक ट्रेड। उसके बाद कैटल ने दोबारा से ट्रेड्स को फिर विभाजित किया है। एक को उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड और दूसरा उन्होंने कहा एनवायरमेंटल ट्रेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड वो होते हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिस पर बने होते हैं, हमारे जो शारीरिक जो गठन है उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड कहा जो पूरी तरीके से जैविक है। और इन्वायरमेंटल शीलगुण वो शीलगुण है जो कि पर्यावरण से हमारे होकर के आ रहे हैं, जिनको कि हम सोसाइटी में आकर के लर्न कर जाते हैं। कुछ ऐसे शीलगुण भी होते हैं जो कि हम सोसाइटी में जब हम होते हैं तो वहाँ से कुछ हम सीख जाते हैं और अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लेते हैं, तो उसको उन्होंने कहा इन्वायरमेंटल ट्रेड। तो जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं ये हमारे एक तरीके से लर्न ट्रेड है जो कि हम लोगों से सीखते हैं। और ये हमारे जो है सामाजिक और पर्यावरण कारकों से जब अंतःक्रिया करते हैं तभी हम कुछ अपने सोर्स ट्रेड्स को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं और लर्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से कैटल ने जो है अपने सिद्धांत में कई तरीकों से जो है वो शीलगुणों को विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा सरफेस ट्रेड और द सोर्स ट्रेड। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ट्रेड्स को फिर से विभाजित किया, उन्होंने कहा कि कॉमन ट्रेड एंड यूनिक ट्रेड। उसके बाद उन्होंने ट्रेड्स को शीलगुणों को फिर से विभाजित किया और कहा एबिलिटी ट्रेड, टेम्परामेंट ट्रेड एंड द हमारे जो है डायनामिक ट्रेड्स हैं। और फिर उन्होंने विभाजित किया, उसको कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड एंड द एनवायरमेंटल ट्रेड। तो इस तरीके से कैटल ने अपने सिद्धांत में शीलगुणों को विभाजित किया है। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है जो कि शीलगुण सिद्धांत में जो बहुत ही लोकप्रिय है, तो उसमें उनका नाम है आइजिंग का शीलगुण का सिद्धांत। और आइजिंग जो है वो यही मानते थे कि जो हमारी जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से जैविक कारकों पर आधारित है। यानी उन्होंने पर्यावरणीय कारकों को अपने सिद्धांत में कोई भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो भी जैविक कारक होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो व्यक्तित्व है वो दो डायमेंशन से बनी हुई है, यानी दो तरीके की आधारशिलाओं से बनी हुई है। एक को उन्होंने कहा एक्सट्रोवर्जन जो बहुत ही बाह्यमुखी होते हैं, और दूसरा इंट्रोवर्जन जो कि बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं। और न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। तो जो और हमारा है साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन, यानी उन्होंने जो पर्सनालिटी है व्यक्तित्व को कुछ डायमेंशंस पर एक छोर से दूसरे छोर पर विभाजित किया है। जैसे अगर एक छोर पर आपका एक्सट्रोवर्ट यानी बहुमुखी पर्सनालिटी है, दूसरी छोर पर हमारा अंतर्मुखी है। एक तरीके से हमारी न्यूरोटिक पर्सनालिटी है, दूसरी तरफ हमारी स्टेबिलिटी है। और अगर एक तरफ से हमारी पर्सनालिटी साइकोटिज्म है तो दूसरी तरफ से हमारी पर्सनालिटी सोशलाइज्ड है। तो एक्सट्रोवर्जन जैसे कि जो हम जानते हैं कि इनको है, ये लोग बहुत ही बाह्यमुखी होते हैं, आराम से मित्र बना लेते हैं और लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से शेयर कर ले जाते हैं। लेकिन उसी तरफ जो दूसरी छोर पर है वो अंतर्मुखी है, जो जिसको कि बहुत ही लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और उनकी जो मित्रता बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या है, बहुत कम होती है। इसी तरीके से न्यूरोटिसिज्म वो लोग होते हैं जिनको कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर जो है वो कुंठा होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। जबकि दूसरी छोर पर अगर हम देखें तो ऐसे लोग हैं जो कि स्टेबल हैं, जिनको पता है कि अपने इमोशंस को हमें यानी संवेग को कहाँ पर हमें प्रदर्शित करना और कहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना है। इसी तरीके से साइकोटिज्म वो लोग हैं जो कि पूरी तरीके से कुंठित हैं, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी जिनमें लेवल बहुत हाई है। ऐसे लोग हमें साइकोटिज्म या डिप्रेशन के शिकार है वो दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे लोग दूसरी छोर पर सोशलाइजेशन है जो कि सामाजिक है, जो कि लोगों के साथ जो है वो अच्छी तरीके से
अंतर अंतर व्यक्ति संबंध को स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से आइजिंग ने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आइजिंग की थ्योरी में ये जानने की जरूरी है कि आइजिंग ने जो है केवल जैविक कारकों को महत्वपूर्ण बताया व्यक्तित्व को समझाने के लिए, और जितने भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे यानी जो पर्यावरणीय कारक थे उनको उन्होंने कहा कि वो जरूरी नहीं है। इसी संबंध में कुछ और एक थ्योरीज थे जिनकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको मैकग्रे एंड कॉस्टा 5 फैक्टर थ्योरी, जिसको कि हम बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं और नियो पर्सनालिटी थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने कुछ शील गुणों के बारे में बताया कि 5 ऐसे शील गुण हैं जो कि हमें हर जगह पर दिखाई देते ही देते हैं, जिसमें से पहला उन्होंने कहा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी वो लोग जो कि अनुभव को लेने के लिए बिल्कुल ओपन है, यानी नए नए अनुभवों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कंसाइशियसनेस, ऐसे वो लोग हैं जो लोग एक्स्ट्रा, जिसको कि हम कर्तव्य निष्ठा कहते हैं, जो कि एक समय में एक ही गोल पर, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और गोल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही संगठित होते हैं और अपने काम को जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। इसी तरीके से एक्सट्रोवर्जन यानी बहुमुखी लोग हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, लोगों के साथ मित्रता अच्छे से स्थापित कर लेते हैं, अपनी समस्याओं को अच्छी तरीके से लोगों को बता पाते हैं, ऐसे को उन्होंने एक्सट्रोवर्जन कहा। एग्रीएबलनेस, जो लोगों के साथ जो है चलना पसंद करते हैं, उनकी बातों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, उनमें जो सोशल सपोर्ट होता है वो बहुत हाई देखने को मिलता है। और इस तरीके से न्यूरोटिसिज्म है, यानी जो लोगों को छोटी छोटी बातों की परेशानी और एंजाइटी चिंता का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोग न्यूरोटिक हैं। तो इस तरीके से अगर जो है मैग्रे कॉस्टा की थ्योरी को अगर श्रीगुण की थ्योरी कहा जाए तो उसको ओशियन, समुद्र है जिसको कि इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं, उससे संबंधित किया गया है। इसमें ओ का मतलब है ओपन एक्सपीरियंस, सी का मतलब है कंसाइशियसनेस, ई का मतलब है एक्सट्रोवर्जन, ए का मतलब है एग्रीएबलनेस और एन का मतलब है न्यूरोटिसिज्म। तो ये जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत था जो कि शीलगुण का था। इसी तरीके से कुछ जो है इंडियन अप्रोचेस भी हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया है। इसमें से एक है सात सत्व रजस तमस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि जो सत्व जिनमें सात्विक जो होते हैं जो लोग हैं वो बहुत ही, जिनमें सत्व गुण जो है वो बहुत ही प्रबुद्ध होता है उनके अंदर, ऐसे लोग बहुत ही इमोशनली जो है वो बहुत ही सामूहिक रूप से बहुत स्थिर होते हैं और उनके अंदर जो है वो एक केयरिंग, लोगों की केयरिंग करने की जो एक डिजायर होती है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो लोग रजस हैं वो जो है अपने बहुत ही अटैचमेंट उनमें बहुत हाई होता है, बहुत ही जोश से भरे होते हैं और उनके अंदर जो इंटरेस्ट है और एक्टिविटी करने की जो क्रिया करने की जो वो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो तामसिक लोग होते हैं वो बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं और ऐसे लोग जो है वो काम करना पसंद करते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्क उनको बहुत देखने को मिलता है, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो ये कुछ इंडियन अप्रोचेस थी जो पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को समझाती है। सत्व रजस है तमस, ये हमें देखने को मिलता है, जिसकी त्रिगुण थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये थी पर्सनालिटी की कुछ थ्योरीज जो कि पर्सनालिटी को बताती है, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और हमारा जो शीलगुण का सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्तित्व को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। अब हम आते हैं कि व्यक्तित्व को हम किस तरीके से माप सकते हैं। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए जो है वो दो तरीके की जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसमें कि कुछ आपको प्रश्न दिए होते हैं और उसका उत्तर जो है वो आपको या तो टिक लगाना होता है या उसको जो है उसके आगे कुछ लिखना होता है। तो इसको पेपर पेंसिल टेस्ट है। कुछ जो पेपर पेंसिल टेस्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि है आपका मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI या कैलिफोर्निया जो है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये कुछ ऐसे, या नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जैसे अभी हमने देखा, ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं जो कि पेपर पेंसिल है, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके आगे में जो है वो हाँ या नहीं में प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इस तरीके के जो टेस्ट है उनको हम पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। दूसरा जो टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, वो है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसको कि प्रक्षेपी विधियां भी हम बोलते हैं। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो जिसमें कि जो हमारा उद्दीपक होता है वो बहुत ही स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता, वेग होता है। और इस वीडियो में कोई भी जो उत्तर है ना तो वो सही है ना तो वो गलत है,
और जो सबसे दो महत्वपूर्ण लोकप्रिय हमारी प्रक्षेपी विधियां हैं जो कि पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से मापती हैं, उसमें से एक है हमारा TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि हेनरी मरे ने दिया था, जिसमें कि हमें कुछ कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड्स होते हैं, उसमें से जो है वो 30 कार्ड्स पर हमारे जो एक चित्र बना हुआ होता है, पिक्चर बनी होती है, और एक कार्ड जो होता है हमारा खाली होता है। जिन कार्ड्स पे चित्र बना होता है वो दिखाया जाता है व्यक्ति को, उससे कहा जाता है कि इस कार्ड को जो भी चित्र है उसको देख करके आप कोई कहानी का निर्माण करिए। तो जिस तरीके से वो कहानी का निर्माण करता है उसी तरीके से उसकी एनालिसिस की जाती है। और इसी तरीके से एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्षेपी विद्या है जो कि व्यक्तित्व को मापती है, वो है रोशाक का इंक ब्लॉक टेस्ट, यानी रोशाक का शाही धब्बे का टेस्ट। इसमें कुछ शाही के धब्बों से कुछ आकृतियां बनी हुई है जो कि व्यक्ति को दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसी दो महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधियां हैं जो कि व्यक्तित्व को मापने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर पेंसिल टेस्ट एंड द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और द प्रक्षेपी विधियां। तो यहाँ पर हम व्यक्तित्व को जो है वो खत्म करते हैं कि व्यक्तित्व जो है क्या था, व्यक्तित्व को समझाने के लिए कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं जो कि व्यक्तित्व को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। अब इसी सत्र पे आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो बुद्धि जो है अगर हम उसको बहुत ही सामान्य शब्द में परिभाषित करें कि कोई भी कार्य करने की जो हमारी क्षमता है या तार्किक रूप से अगर हम कोई कार्य कर पा रहे हैं तो उसको हमने बुद्धि कहा। और जब भी हम बुद्धि को जो है समझाते हैं तो बुद्धि को हम दो तरीके से परिभाषित करते हैं। एक तो उसकी सामान्य परिभाषा क्या है, दूसरा उसकी ऑपरेशनल यानी किस तरीके से उसको हम माप रहे हैं उसके संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो एक हो गई उसकी सामान्य परिभाषा कि किसी भी कार्य को जो हम कर पा रहे हैं तो उसको हमने जो है अच्छे तरीके से हम किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं तो वो हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। और एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बुद्धि की वो होती है जहां पर बुद्धि को हम किस तरीके से माप रहे हैं उसको हम उस तरीके से भी परिभाषित करते हैं। तो अगर हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की अगर परिभाषा देखें तो वेस्लर है, जिन्होंने वेस्लर ने बुद्धि के ऊपर बहुत सारा कार्य किया है। तो उन्होंने अपने डेफिनेशन में बुद्धि को ये बताया कि बुद्धि एक तरीके से जो है हमारी एक तरह की समुच्च क्षमता है जो कि व्यक्ति को जो है वो अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए कि वो कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करे उसके लिए प्रेरित करती है। वो किस तरीके से रैशनली सोच सकता है, कितना विश्लेषणात्मक रूप से सोच सकता है और किस तरीके से अपने पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकता है, इसके ऊपर बल देती है। तो वेस्टर के सिद्धांत को अगर देखा जाए तो उन्होंने बुद्धि को जो है वो उसमें तीन जो है तरीके से परिभाषित किया है कि बुद्धि वो है जहाँ पर व्यक्ति बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपना काम कर ले रहा है, दूसरा बुद्धि वो है जहाँ पर वो तर्कपूर्ण चिंतन कर ले रहा है, और तीसरा बुद्धि जो है वो है जो कि हमें ये बताती है कि हम अपने पर्यावरण के साथ किस तरीके से वातावरण के साथ हम एडजस्टमेंट या समायोजन कर सकते हैं। अब बुद्धि के उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो है वो बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद किया है, जिसमें से नेचर और नर्चर डिबेट जो है वो बुद्धि के ऊपर बहुत ही लोकप्रिय है। तो जो नेचर है जो कि हमें बताती है कि जैविक कारकों पर बल देती है कि बुद्धि का जो है बुद्धि अगर है तो वो जैविक कारकों से बनी हुई है, जिसको कि उन्होंने नेचर अप्रोच कहा। और नर्चर अप्रोच जो है कि नेचर यानी कि बुद्धि हमारी सामाजिक कारकों से या पर्यावरणीय कारकों से बनी हुई है। और नर्चर वो अप्रोच है जहाँ पर बुद्धि को उन्होंने बताया कि बुद्धि हमारी जैविक कारकों से बनी हुई है, यानी उसमें वंशानुगत जो कंपोनेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से बुद्धि के ऊपर काफी वाद विवाद हुआ है कि इसको नेचर के उसमें माना जाए या नर्चर के उसमें माना जाए। तो ये हमेशा से एक वाद विवाद का विषय रहा है। उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बुद्धि की कुछ सिद्धांत है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। उसमें से पहला सिद्धांत जो था वो स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत था, और स्पीयरमैन ने ये बताया कि बुद्धि जो है वो दो हमारे कारकों से बनी हुई है, एक है हमारा जी फैक्टर और दूसरा हमारा एस फैक्टर। तो जी फैक्टर हमारा वो फैक्टर होता है जहाँ पर हम किसी भी कार्य करने के लिए हमारी सामान्य क्षमता जो होती है, हर एक काम करने की जो हमारा जनरल यानी सामान्य क्षमता है उसको जी फैक्टर का। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी विशिष्ट फैक्टर्स की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि तैराकी है या कोई गाना गा रहा है, तो उसके लिए हमारे सामान्य फैक्टर की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी एस फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो इस तरीके से स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत को जो है वो दो कारकों में विभाजित किया, एक जी फैक्टर यानी हर एक कार्य करने की हमारी सामान्य क्षमता जी फैक्टर, और एस कारक यानी
कार्य करने की हमारी जो विशिष्ट क्षमता है उसको उन्होंने एस स्ट्रक्चर कहा। इसी तरीके से इसी सिद्धांत में आगे बढ़ते हुए थर्स्टन का एक इंटेलिजेंस का सिद्धांत भी बहुत ही लोकप्रिय रहा और उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो हमारे जो है केवल एक ही चीज से नहीं बनी हुई है, केवल दो ही कारकों से नहीं बनी हुई है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जैसे कि स्पेयरमैन ने कहा था। उन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो कुछ उसके अंदर कुछ 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं उनसे बनी हुई है, उनका एक क्लस्टर है, यानी उनका एक गुच्छा है जो हमें देखने को मिलता है, जिसमें से पहली क्षमता है वर्ड फ्लुएंसी, कि हम किस तरीके से अपने शब्द को अच्छी तरीके से जो है वो फ्लुएंटली यानी बोल लेते हैं। किस तरीके से वर्बल कॉम्प्रिहेंशन दूसरी क्षमता है कि हम किस तरीके से अपने जो शब्द हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं। स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से जो है वो स्पेस यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वो स्पेस में किस तरीके से विजुअली हम उनको देख लेते हैं। इसी तरीके से परसेप्चुअल स्पीड है कि हम किस तरीके से कोई भी स्टिमुलस को एक्यूरेटली प्रोडक्शन कर लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम उसको देख लेते हैं कि ये उद्दीपक यही होगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल फैसिलिटी कि हम किस तरीके से जो है वो हमें न्यूमेरिकल करनी यानी जो है गणित की जो है क्षमता उसको न्यूमेरिकल फैसिलिटी का। रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता हमारे अंदर किस तरीके से है उसको भी उन्होंने जो है प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया कहा। और एसोसिएटेड मेमोरी की हम किस तरीके से रिकॉल और रिकॉग्निशन कर लेते हैं किसी भी चीज का, तो उसको उन्होंने एसोसिएटेड लर्निंग कहा। तो इस तरीके से जो थर्स्टन है उन्होंने अपने सिद्धांत में जो है वो उन्होंने ये कहा कि केवल बुद्धि केवल दो ही कारकों से नहीं बनी हुई है। बुद्धि को समझाने के लिए उन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में बात की, इन्हीं का एक गुच्छा होता है जिससे कि हमारी बुद्धि जो है वो बनी हुई है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो दूसरे हमारे थ्योरिस्ट थे उनका नाम स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है हमारे 3 घटकों से बनी हुई है, जिसमें से पहला घटक है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, दूसरा उन्होंने कहा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और तीसरा उन्होंने कहा कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है उसको उन्होंने तार्किक क्षमता कहा कि जब हमारे अंदर तार्किक क्षमता करने की जो टेंडेंसी आ जाती है, प्रवृत्ति आ जाती है, उसको उन्होंने कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहा। और इसलिए इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी चीज को समझने के लिए तर्क का जब सहारा लेते हैं, जब हम अपनी जो है विवेकपूर्णता का सहारा लेते हैं, तो उसको उन्होंने कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहा। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मतलब उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी भी समस्या को एक नए नए तरीकों से जो हम उसको जो है उसका सॉल्व कर लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं, तो उन्होंने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को कहा। और जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है वो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी को बताता है, हमारी सृजनात्मकता को बताता है कि जहाँ पर हम एक ही समस्या को वो करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए हम नई नई चीजों का जब हम निर्माण करते हैं, नए नए आइडियाज को हम लेकर के आते हैं, तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का, जिसको कि हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी सामान्य भाषा में यानी सृजनात्मकता बुद्धि भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस की मतलब का उन्होंने ये बताया कि जब हम अपने वातावरण के मांगों को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से और हमारे इन्वायरमेंट की क्या मांगे हैं, हमारे सिचुएशंस की क्या मांगे हैं, जब हम इसको इस अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसको उन्होंने कहा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस की जिस भी हम कंटेक्स्ट में हैं, जिस भी जगह पर्यावरण पर हैं, अगर हम उस पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ ले रहे हैं तो उसको उन्होंने कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा। तो इस तरीके से स्टर्नबर्ग ने भी कहा कि केवल दो ही जो है वो कारक महत्वपूर्ण नहीं है बुद्धि को समझाने के लिए कि एक जी फैक्टर से समझा दिया जाए और एक एस फैक्टर से समझा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बुद्धि को समझाने के लिए कुछ 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो कि बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, जिसको कि पहला कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस का, जिसको कि हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन इंटेलिजेंस जिसको कि हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, एंड द कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस जहाँ पर हम अपने वातावरण को अच्छी तरीके से समझ ले जाते हैं, उसको हमने कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और थ्योरिस्ट है जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसको कि गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा। उन्होंने ये कहा कि केवल बुद्धि का एक ही प्रकार जो है वो बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो कई सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई है। तो जैसे पहला उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी लिंग्विस्टिक का मतलब हुआ कि जब हम भाषा को सीखी भाषा को अच्छे तरीके से बोल ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो वो लिंग्विस्टिक है। म्यूजिकल हो गया कि हम इस तरीके से म्यूजिकली किसी इंटेलिजेंस है वो भी इंटेलिजेंस को बनाने को परिभाषित करती है। इसी तरीके से लॉजिकल मैथमेटिकल यानी जब हम कोई गणितीय कोई और जो तर्क हम कोई काम करते हैं
तो वो भी हमारी इंटेलिजेंस को जो है वो बनाता है। स्पेशल इंटेलिजेंस की हम स्पेस से में जो है की चीज़ों को समझ ले रहे हैं, तो वो भी एक इंटेलिजेंस है। जब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट है, जब वो किसी चीज़ को समझने में काम कर रहा है, तो वो भी एक इंटेलिजेंस है। इंट्रापर्सनल की जब हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझ ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का जो है बुद्धि है। इंटरपर्सनल जब हम सामने वाले व्यक्ति को भी समझ ले रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वो भी एक इंटरपर्सनल है। तो गार्डनर ने सबसे पहले क्या किया था कि 7 तरह की इंटेलिजेंस को बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस को जोड़ा, जिसको कि उन्होंने नेचुरल इंटेलिजेंस बोला, जिसमें कि हम अपने नेचर को, यानी हम अपने वातावरण को किस तरीके से समझ लेते हैं, तो उसको उन्होंने नेचुरलिस्ट बुद्धि उन्होंने बोला है। इसी तरीके से जो है एक और थियरिस्ट है जिन्होंने बुद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें सबसे पहले है कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कैटल ने भी अपनी थ्योरी का जो है इंटेलिजेंस थ्योरी का जो है वो निर्माण किया था, और उन्होंने बताया कि 2 तरीके की जो बुद्धि है वो हमें देखने को मिलती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसको कि हम तरल बुद्धि बोलते हैं, और दूसरी हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ठोस बुद्धि बोलते हैं। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो जैविक कारकों से बनी होती है, और जहाँ पर ये बुद्धि जो है जब हम अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हैं, तो ये बुद्धि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको कि उन्होंने तरल बुद्धि कहा। जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, ये हमारे जो संस्कृति में जो हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, जब उससे बनती है, यानी उसमें इस तरीके के ज्ञान होते हैं, इस तरीके की हमारी जो है नॉलेज होती है, जो कि हमारी संस्कृति के हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से बनी हुई है, उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहा। और जब हम किसी भी पर्यावरण में अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस का उपयोग कर ले जाते हैं, ऐसे कौशल अर्जित कर लेते हैं कि हम अपने तरल बुद्धि का इस्तेमाल कर ले जाएं, तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी ठोस बुद्धि का जो है वो मापक होता है। तो कैटल ने की जो थ्योरी है वो 2 तरीके की बुद्धि को मापती है, जिसमें पहला उन्होंने बोला कि क्या तरल बुद्धि को उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने बोला ठोस बुद्धि। इसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि हम बुद्धि को किस तरीके से माप सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बुद्धि को मापने के लिए जो सबसे पहला देखा गया था, उसमें उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक थे विले साइमन इंटेलिजेंस स्केल, वो सबसे पहला बुद्धि को मापता था। विले ने 1908 में जो है एक शब्द का निर्माण किया, जिसको उन्होंने मेंटल एज कहा। और मेंटल एज जो है वो व्यक्ति की जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, कि वो कितनी बुद्धि से अपने एबिलिटी या क्षमता रखता है बुद्धि की, उसको बताता था। और उसके बाद इसी में आगे बढ़ते हुए जो है उन्हें एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम स्टर, उन्होंने बुद्धि को मापने के लिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि का निर्माण किया। और बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला उन्होंने सूत्र दिया कि इट इज द मेंटल एज यानी मानसिक उम्र और हमारी जो वास्तविक उम्र होती है, इसका रेशियो, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो हमारी बुद्धि लब्धि को मापती है। और उन्होंने कई सारी रेंज दी है बुद्धि लब्धि के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है 130 बुद्धि लब्धि के ऊपर आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बहुत ही सुपीरियर बुद्धि रखता है, यानी वो गिफ्टेड चाइल्ड है, भगवान ने उसको बनाया ही बहुत बुद्धिमान है। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर 120 से 129 की रेंज पे आता है, तो उसको हम लोग सुपीरियर इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से कई सारी रेंजेस बनी हुई है जो बुद्धि लब्धि के बारे में बताती है कि अगर ये बुद्धि लब्धि है तो उसका क्या उसकी विशेषता होगी, उसको उन्होंने बताया। इसी तरीके से कुछ इंटेलिजेंस के प्रकार हैं, जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट है, जो कि केवल एक ही व्यक्ति पर एक समय पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 सबसे बड़े इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक था स्टैनफोर्ड बिने और दूसरा था वेस्टर का, जिन लोगों ने बुद्धि को मापने के लिए 2 तरीके की मापक को लिया है। यानी यहाँ से हमें वर्बल आईक्यू के बारे में पता चल जाता है किसी की, और नॉन वर्बल यानी शाब्दिक उसकी बुद्धि क्या होगी और अशाब्दिक बुद्धि क्या होगी, दोनों के स्तर के बारे में पता चल जाता है। और वेस्टर्न ने जो है वो 3 बुद्धि जो है का स्केल का निर्माण किया है। कुछ अडल्ट के लिए बनाए हैं, कुछ बच्चों के लिए बनाए हैं, कुछ बीच के बच्चों के लिए बनाए हैं। इसी तरीके से ग्रुप टेस्ट है, जो कि हम एक समय में बहुत सारे लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बहुत महत्वपूर्ण है। और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है वो एक तरीके से परफॉर्मेंस यानी क्रिया का टेस्ट है, जहाँ पर हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा है हमारा कल्चर फेयर टेस्ट, जहाँ पर हम कल्चर से मुक्त होकर के जब हमने कोई टेस्ट बनाए हैं जो कि हम सभी के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो उसको हमने कल्चर फेयर टेस्ट कहा। फेयर इसलिए कहा क्योंकि कल्चर कुछ हद तक तो हम उसको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक मुक्त नहीं कर सकते, इसलिए कल्चर फेयर फ्री की बजाय हमने उसको कल्चर
फेयर रहा। तो उस तरीके से हम बुद्धि को उस तरीके से मापते हैं। तो इस सत्र में हमने ये देखा कि व्यक्तित्व का क्या क्या सिद्धांत है और बुद्धि को हमने किस तरीके से परिभाषित किया। तो फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के जो 5 सत्र थे, जिसमें हमने पूरा फाउंडेशन साइकोलॉजी का जो है वो कोर्स जो है वो पूरा किया कि किस तरीके से साइकोलॉजी को हमने परिभाषित किया, फिर मेमोरी और मेंटल प्रोसेस हमारी क्या क्या थी, और फिर हमारी लास्ट में व्यक्तित्व और इंटेलिजेंस क्या। धन्यवाद।